मैं यहाँ अपनी कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रवि और आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक हॉरर पॉडकास्ट। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने जीवन में कुछ बेहद डरावने और खौफनाक अनुभवों का सामना किया। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रिया एक साधारण नर्सिंग की छात्रा थी। उम्र महज 18 साल। बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान वे एक छोटे से गांव सूरजपुर से आई थी। 12वीं तक उसने अपना सारा समय अपने गांव में ही बिताया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए वह पुणे चली गई। उसके पिता ने उसे एक छोटे लेकिन अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया, लेकिन अभी तक उसके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। कॉलेज का हॉस्टल उसे अभी आवंटित नहीं हुआ था। हॉस्टल मिलने तक उसे कहीं ठहरने की जगह ढूंढनी थी। रिया और उसके पिता पुणे में कॉलेज के आसपास सस्ता और अच्छा हॉस्टल खोजने में लगे थे, लेकिन जहां हॉस्टल में जगह खाली थी वहां किराया बहुत ज्यादा था और जहां किराया ठीक था वहां जगह नहीं थी। दोनों परेशान होकर शहर में इधर उधर भटक रहे थे। दोपहर हो चुकी थी और दोनों को भूख भी लगी थी, इसलिए वे एक छोटे से ढाबे में चले गए। उन्होंने मिसल पाव का ऑर्डर दिया और हॉस्टल के बारे में बात करने लगे। तभी ढाबा चलाने वाली एक बुजुर्ग महिला शांता आंटी ने उन्हें खाना परोसा और उनकी बातें सुनकर बीच में बोल पड़ी, मेरे जान पहचान में एक हॉस्टल है, थोड़ा दूर है लेकिन बहुत सस्ता है और वहां जगह भी मिल जाएगी। ये सुनकर रिया के पिता को राहत मिली। खाना खाने के बाद वे शांता आंटी के साथ उस हॉस्टल को देखने निकल पड़े। हॉस्टल न केवल कॉलेज से बल्कि शहर से भी काफी दूर था। चारों तरफ झाड़ियां थीं और पास में कुछ बंद पड़े सरकारी दफ्तर थे जो धूल से अटे पड़े थे। हॉस्टल की इमारत उस सुनसान माहौल में कुछ डरावनी लग रही थी। दीवारों का रंग उड़ चुका था, असली रंग पहचानना मुश्किल था। सीलन भरी दीवारों पर जगह जगह पानी के फफोले फटे हुए थे। ऊपर एक सफेद पानी की टंकी दिखाई दे रही थी। रिया और उसके पिता ने मिलकर जंग लगे लोहे का गेट खोला और अंदर दाखिल हुए। सामने एक छोटे से ऑफिस जैसे कमरे में एक महिला टेबल के पास बैठी थी। उसने रिया और उसके पिता को नमस्ते किया और बैठने को कहा। शांता आंटी की पहचान की वजह से बात जल्दी बन गई। किराया, पानी, सुरक्षा सब कुछ समझा दिया गया। नीचे सिर्फ 2 कमरे थे और ऊपर की मंजिल पर 8 कमरे थे, 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ। दोनों तरफ के कमरों के बीच एक तंग अंधेरा गलियारा था जहां दिन में भी लाइट जलानी पड़ती थी। 2 कमरों को छोड़कर बीच में सीढ़ियां थीं जो तीसरी मंजिल की ओर जाती थीं। तीसरी मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे और एक बड़ा हॉल था। दाईं तरफ दोनों कमरे लाइन में बने थे। उन्होंने बताया कि पहले कमरे में 4 लड़कियां रहती हैं जो पास के अस्पताल में काम करती हैं। दूसरा कमरा खाली था। उस कमरे के ठीक सामने सीढ़ियां थीं जो छत की ओर जाती थीं और वहां ऊपर बड़ी पानी की टंकी थी। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी लेकिन किराया कम था। मजबूरी में रिया के पिता ने वहीं दाखिला ले लिया। रिया ने डरते हुए पूछा, मैं इस कमरे में अकेली कैसे रहूंगी? हॉस्टल की वार्डन सावित्री ताई हंसते हुए बोली, अकेली कहाँ हो, तुम्हारे साथ एक और लड़की है, काव्या। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और अभी छुट्टी लेकर अपने गांव गई है। 2 दिन में लौट आएगी। तुम दोनों साथ रहोगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। बीच बीच में चली जाती है लेकिन वापस आ जाती है। मैं खुद नीचे वाले कमरे में सोती हूँ। कुछ भी लगे तो सीधे नीचे आ जाना। और हाँ, रात को वॉचमैन भी रहता है। सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं होगी। सावित्री ताई की बातों से रिया के पिता को थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने पूरे महीने का किराया भर दिया और वापस चले गए। कॉलेज 2 दिन बाद शुरू होने वाला था, इसलिए रिया घर से अपना सारा सामान लेकर हॉस्टल आ गई। शाम को रिया ने हॉस्टल का खाना नहीं खाया। माँ के दिए टिफिन से खाना खाकर वह कमरे में सामान जमाने लगी। रात के करीब 10 बजे उसने लाइट बंद की और डबल बेड के नीचे वाले हिस्से में सोने के लिए लेट गई। नई जगह होने की वजह से उसे नींद आने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि कुछ दिन में आदत हो जाएगी। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। उस सुनसान इमारत में गहरा सन्नाटा उसके मन को चुभने लगा। रात की हल्की सी आवाज़ें भी उसे डरावनी लग रही थीं। पंखे की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। रिया अब हल्की नींद में थी। तभी उसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उसकी नींद टूट गई।
इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने लेटे लेटे ही आवाज लगाई, सावित्री ताई, क्या आप हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिया को लगा शायद उसे वहम हुआ होगा। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ ही मिनट बाद कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। इस बार की आवाज से रिया घबरा गई। वह झट से उठी और दीवार पर लगे स्विच से लाइट जलाई। अब आवाज और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई दरवाजा तोड़ देगा। डरी हुई आवाज में रिया ने फिर पूछा, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कांच की चूड़ियों की खनक सुनाई दी। धीरे से उसने दरवाजे की कुंडी खोली और हल्की सी दरार से बाहर झांका। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, रिया की ही उम्र की। वह पूरी तरह पानी से भीगी हुई थी। सफ़ेद कुर्ता और सलवार पहने, हाथों में हरी चूड़ियाँ, और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। भीगे बालों से उसका चेहरा ढका था और उन बालों के बीच से सिर्फ उसकी एक आंख दिख रही थी। रिया ने डरते हुए पूरा दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस रिया को जोर का धक्का दिया और कमरे में घुस गई। रिया अब भी उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। उसके स्पर्श से रिया को जैसे बिजली का झटका लगा, इतना ठंडा कि उसकी रूह तक कांप गई। रिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसने डरते हुए फिर पूछा, कौन हो तुम और दरवाज़ा क्यों पीट रही थी? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सामने रखी अलमारी से एक कपड़ा निकाला और अपने गीले बाल पोंछने लगी। उसका पूरा बदन भीगा हुआ था और उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जिससे पूरा कमरा भर गया। रिया ने अचानक पूछा, क्या तुम काव्या हो? सावित्री ताई ने कहा था कि तुम 2 दिन में आने वाली हो। लड़की ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ घिसी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं काव्या हूं। रिया ने चैन की सांस ली। अरे, तो पहले बता देना था। मैं कितना डर गई, मुझे लगा कोई और है। इतना कहते ही वह लड़की अचानक रिया की तरफ मुड़ी और बोली, ये मेरा कमरा है, यहाँ मेरे अलावा और कौन आ सकता है? उसकी नज़रें इतनी खौफनाक थीं कि रिया उसकी आंखों में ज़्यादा देर तक देख नहीं पाई। रिया ने नज़रें नीचे करते हुए पूछा, तुम इतनी रात को कैसे आ गईं? शायद तुम्हारी ट्रेन लेट हो गई होगी, है ना? कुछ पल रुकने के बाद रिया को एहसास हुआ कि वह लड़की उससे कोई बात नहीं कर रही थी। रिया ने फिर कहा, गाड़ी लेट हो जाए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम भीगी कैसे? बाहर बारिश हुई थी क्या? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वह लड़की रिया को कुछ अजीब सी लग रही थी। उसका शरीर भारी था और उससे एक गीली बांसी गंध आ रही थी। रिया डर गई थी, लेकिन अपनी घबराहट छिपाने के लिए वह लगातार बोलती जा रही थी। फिर भी वह लड़की बिना कुछ बोले लोहे की सीढ़ी चढ़कर ऊपर वाले बेड पर लेट गई। रिया बेड के पास खड़ी होकर उससे बातें करती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में रिया ने लाइट बंद की, दरवाजे की कुंडी लगाई और अपने बेड पर लेट गई। उसे लगा कि शायद काव्या घमंडी और गुस्सैल स्वभाव की होगी, लेकिन तभी रिया को महसूस हुआ कि कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई थी। जब वह लड़की कमरे में आई थी, तब भी एक ठंडी हवा की लहर रिया के शरीर से टकराई थी। रिया ने सोचा कि शायद बाहर बारिश हुई होगी, जिससे वह भीग गई और कमरा ठंडा हो गया। इस सोच के साथ वह सोने की कोशिश करने लगी। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा, रात के 2 बजे। अब जल्दी सोना होगा, कल कॉलेज भी है। उसने खुद को समझाया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन कमरे की ठंडक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने पैरों के पास रखी शॉल ओढ़ ली, लेकिन शॉल भी जैसे गीली और चिपचिपी सी थी। रात भर रिया को अजीब अजीब से एहसास होते रहे। उसे लगता जैसे काले साए कमरे में इधर उधर घूम रहे हैं। कभी वे उसके पास आकर खड़े हो जाते। जब भी वह आंख खोलने की कोशिश करती, सब कुछ अंधेरे में बदल जाता। अधूरी नींद में डूबी रिया ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी ऊपर वाले बेड पर लेटी उस लड़की ने अचानक अपनी पथराई आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में खून उतर आया था। जंगली जानवर की तरह उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी नज़र छत पर टिकी थी। अचानक बिस्तर जोर जोर से हिलने और खड़खड़ाने लगा। उस आवाज से रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बेड की खड़खड़ाहट से रिया की आंखें खुल गईं और वह नीचे गिर पड़ी। वह जोर से चिल्लाई, काव्या, और तभी सब कुछ शांत हो गया। रिया ने फिर आवाज दी, काव्या। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बजे। बाहर से आवाज आई,
रिया, रिया, मैं सावित्री ताई हूं, दरवाजा खोलो। रिया उठी। उसे लगा जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हो। उसने शॉल हटाई और दरवाजा खोला। सामने सावित्री ताई और एक लड़की खड़ी थी जिसने सफेद कुर्ता पहन रखा था। सावित्री ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, ये है तुम्हारी रूममेट काव्या। काव्या का चेहरा देखकर रिया सन्न रह गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, तो फिर वो कौन थी जो रात को यहां सोई थी? वह और कुछ बोल नहीं पाई। अगर यह काव्या थी तो रात 2 बजे जो लड़की आई थी वह कौन थी? काव्या ने पीछे मुड़कर बेड की ओर देखा। बेड खाली था, ऊपर सिर्फ गीली सी गद्दी पड़ी थी। क्या यह सपना था? लेकिन वह सड़ी गली गंध अब भी रिया की नाक में थी। यह सपना नहीं हो सकता। उसने तो उस लड़की से बात भी की थी। कमरे में गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। उन्हें देखकर रिया की रूह कांप गई। वह बेहोश होने वाली थी कि सावित्री ताई ने उसे पकड़ लिया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया। काव्या ने अपनी पानी की बोतल से रिया को पानी पिलाया। सावित्री ताई ने उसे शांत करते हुए पूछा, क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? रिया की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने घबराते हुए कहा, सावित्री ताई, रात को कोई दरवाजे पर था, बहुत देर तक खटखटा रहा था। मैंने आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने दरवाजा खोला तो एक लड़की थी, पूरी तरह भीगी हुई। मैंने पूछा कि क्या तुम काव्या हो, तो उसने हाँ कहा और बिना कुछ बोले ऊपर बेड पर लेट गई। अगर यह काव्या है तो फिर वह लड़की कौन थी जो रात मेरे साथ कमरे में थी? रिया के सवाल पर सावित्री ताई का चेहरा बदल गया। उनके चेहरे पर डर की एक लकीर साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ पता हो। लेकिन उन्होंने झूठी हंसी के साथ कहा, अरे कुछ भी मत बोल बेटी, तू अभी छोटी है। रात को अकेली थी, शायद कोई बुरा सपना देख लिया। काव्या तो अभी मेरे सामने आई है। सुबह के 7 बजे हैं, ज्यादा सोच मत। कॉलेज का समय हो रहा है, जल्दी तैयार हो जा। उन्होंने रिया की बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन रिया की नजर अब भी उस गीली गद्दी पर थी। गीले निशान बता रहे थे कि रात को वहां कोई था। इतने में काव्या ने हंसकर कहा, अरे रिया, तू इतनी सीरियस क्यों हो रही है? छोड़ इन बातों को। कहकर काव्या बैग रखकर बाथरूम चली गई। रिया रात की घटनाओं को याद करते हुए बिस्तर ठीक करने लगी। तभी बाथरूम से तेज चीख सुनाई दी। रिया घबरा कर भागी। काव्या, काव्या, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। काव्या भागती हुई बाहर आई। मैं हाथ मुंह धोने गई थी। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन जैसे ही मैंने पानी बदन पर डाला, मेरा पूरा शरीर जलने लगा। उसकी पीठ लाल पड़ चुकी थी। रिया ने बाथरूम में जाकर बाल्टी में हाथ डाला। पानी वाकई बर्फ की तरह ठंडा था। वह बाहर आई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी तो बिल्कुल ठंडा है। काव्या दर्द से रो रही थी। दरअसल काव्या पिछले हफ्ते ही हॉस्टल में आई थी। वह नीचे के एक कमरे में रह रही थी। रिया के आने के बाद उसे ऊपर शिफ्ट किया गया था। रिया ने काव्या की पीठ पर मरहम लगाया, तब जाकर उसे राहत मिली। लेकिन जो हुआ वह दोनों की समझ से परे था। रिया और काव्या उस घटना को भूलकर कॉलेज चली गईं। शाम को काव्या पहले हॉस्टल पहुंच गई। जब रिया आई तो काव्या ने बात शुरू की। रिया वैसे भी बातूनी थी। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वे साथ में नीचे खाना खाने गए और फिर हॉस्टल के सामने वाले मैदान में टहलने निकले। एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। दोनों साफ सफाई पसंद थीं और अपने कपड़े सामान अलग रखती थीं। लेकिन काव्या बार बार उस रात की बात छेड़ रही थी। रिया इस पर कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि उस रात की याद से उसका शरीर कांपने लगता था। रात के 9 बजे लाइट अचानक चली गई। दोनों जो गेट के बाहर टहल रही थीं, जल्दी से अंदर आ गईं। सावित्री ताई ने उन्हें ऊपर जाकर आराम करने को कहा। जैसे ही वे ऊपर जाने लगीं, सावित्री ताई ने फिर आवाज दी, लड़कियों, ऊपर छत का दरवाजा थोड़ा खराब है। रात को कोई आवाज सुनाई दे तो छत पर बिल्कुल मत जाना। वहां बड़ी पानी की टंकी है, इसलिए खतरा रहता है। दिन में भी वहां जाने की कोशिश मत करना। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि पानी की टंकी वाकई बड़ी थी, शायद इसलिए सावित्री ताई ने ऐसा कहा। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे सीढ़ियां चढ़ने लगीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही काव्या टॉर्च की रोशनी में दरवाजा खोलने लगी। रिया पास की सीढ़ियों पर बैठ गई। छत की ओर जाने वाली सीढ़ियां वहीं थीं,
और गीली लग रही थीं। रिया ने टॉर्च की रोशनी डाली। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान नीचे से ऊपर जाते दिखे। वे निशान बड़े और अजीब से थे। रिया ने काव्या को दिखाया। दोनों सोच में पड़ गए कि इस वक्त कौन ऊपर गया होगा। शायद वॉचमैन चेक करने गया हो, लेकिन नंगे पांव क्यों? काव्या ने दरवाजा खोला और दोनों कमरे में चली गईं। रिया ने दरवाजा अच्छे से बंद किया। तभी लाइट वापस आ गई, लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों की रूह कांप गई। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। गद्दे नीचे गिरे थे, कपड़े बिखरे थे और सामान ऐसा फेंका हुआ था जैसे किसी ने गुस्से में ऊधम मचाया हो। रिया ने ध्यान से देखा तो कमरे में गीले पैरों के ताजा निशान थे। दोनों डर के मारे नीचे भागी और सावित्री ताई को सब बताया। सावित्री ताई के चेहरे पर एक पल के लिए डर छा गया, लेकिन उन्होंने बात संभाल ली। शायद तुमने खिड़की खुली छोड़ दी होगी, तेज हवा से सामान बिखर गया होगा। तुम ताला लगाकर नीचे आई थी तो कोई कमरे में कैसे जाएगा? जाओ, सामान समेट लो, मुझे और काम है। रिया को सावित्री ताई का जवाब ठीक नहीं लगा, लेकिन मजबूरी में वह ऊपर चली गई। उसने गीले निशान कपड़े से पोंछ दिए और सामान समेट लिया। काव्या भी डरी हुई थी। दोनों चुप थीं। आखिर में रिया ने खिड़की दरवाजा अच्छे से बंद किया। काव्या को गुड नाइट कहा और दोनों सो गए। रात के 1 बजे रिया को अपने पैरों के पास कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है, जिसकी गर्म सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। रिया जाग चुकी थी, लेकिन शॉल हटाने की हिम्मत नहीं थी। वह चुप रही, फिर धीरे से आंखें खोलीं। चारों तरफ अंधेरा था। उसने हिम्मत कर शॉल हटाई और मोबाइल की टॉर्च जलाई। सब कुछ अपनी जगह पर था। तभी खिड़की के पास कोने में हलचल हुई। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसकी नजर खिड़की पर गई। वह आधी खुली थी। रिया को याद था कि उसने खिड़की बंद की थी। वह उठकर खिड़की बंद करने गई। जैसे ही वह पास पहुंची, एक अजीब सा चेहरा सामने आया। लाल आंखें, सफेद सूजा हुआ चेहरा। रिया जोर से चीख पड़ी और खिड़की बंद कर दी। उसकी चीख से काव्या की नींद खुल गई। काव्या नीचे आई और घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ? तू चीखी क्यों? रिया डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। काव्या ने उसे शांत किया और कहा, शायद तूने फिर कोई बुरा सपना देख लिया। सो जा, कल कॉलेज है। अगले दिन दोपहर में लेक्चर के बाद रिया ने मोबाइल चेक किया। काव्या का व्हाट्सएप मैसेज था, हाय, आज मुझे देर हो जाएगी। एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है, 7 बजे तक हॉस्टल आ जाऊंगी। रिया ने ओके लिखा और लेक्चर खत्म कर हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। उसका और काव्या का कॉलेज पास पास था। दोनों ने कॉलेज हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वेटिंग में थे, इसलिए उन्हें इस दूर के हॉस्टल में रहना पड़ रहा था। आज रिया अकेले हॉस्टल जा रही थी। एक दोस्त ने उसे स्कूटी पर छोड़ दिया। शाम 6 बजे वह हॉस्टल पहुंची। बरसात का मौसम था। काले बादल और तेज हवा में हॉस्टल की इमारत और डरावनी लग रही थी। गेट के पास पहुंचते ही रिया की नज़र छत की ओर गई। पानी की टंकी के पास कोई बैठा था। उसे सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। बाल खुले थे और वह टंकी की ओर देख रहा था। रिया के मन में ख्याल आया, अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या यह वही है जिसे मैंने रात देखा था? वह भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ती तीसरी मंजिल पर पहुंची और डर के मारे कमरे में दौड़ पड़ी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वह दरवाजे से टिकी रही, फिर हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और खाना खाकर पढ़ाई करने बैठ गई। रात 9:30 बजे लाइट फिर चली गई। रिया ने टॉर्च जलाई और काव्या को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद था। व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं गया। रिया बहुत डर गई। उसे लगा जैसे बेड के नीचे कुछ हिल रहा है। वह धीरे से ऊपर काव्या के बेड पर चली गई। टॉर्च जल रही थी। वह चादर ओढ़कर दीवार की ओर मुंह करके लेट गई। सन्नाटे में वह अपनी सांसें सुन रही थी। तभी उसे लगा कि बेड पर कोई है। गद्दे पर दबाव महसूस हुआ। रिया का शरीर सख्त हो गया। उसने हल्के से पीछे मुड़ने की कोशिश की। तभी उसकी पीठ पर ठंडा गीला स्पर्श हुआ। उसकी रूह कांप गई। रिया ने हिम्मत की और झट से पीछे मुड़ी। टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके चेहरे पर पानी की बूंदें टपकीं। उसमें सड़ी सी गंध थी। रिया ने ऊपर देखा। टॉर्च की रोशनी में एक शरीर छत से उल्टा चिपका हुआ था।
उसके लंबे गीले बाल रिया के चेहरे के ऊपर लहरा रहे थे। चेहरा सफेद, सूजा हुआ, होंठ काले और मुंह जैसे काली गुफा। रिया जोर से चीखी और बिस्तर से गिर पड़ी। मोबाइल दूसरी तरफ गिरा और उसकी रोशनी छत पर फैल गई। वह लड़की अब भी छत से चिपकी थी। रिया दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की खोलने की कोशिश भी नाकाम रही। वह फिर दरवाजे की ओर भागी। तभी दरवाजा जोर से खुला और उसके सिर पर लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसे होश आया, वह अस्पताल में थी। सावित्री ताई और काव्या उसके पास बैठी थीं। रिया ने चारों तरफ देखा। उसके हाथ में सलाइन लगी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ताई ने उसे लेटने को कहा। रिया की आंखें भर आईं। उसने सावित्री ताई को गले लगाया और रात का वाकया रोते हुए बताया, लेकिन सावित्री ताई ने यकीन नहीं किया। देख बेटी, तू गांव से आई है, वहां भूत प्रेत की बातें होती होंगी। यहां शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। शायद तुझे नींद नहीं आई और वहम हुआ। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं आज तुम्हारा कमरा बदलने की कोशिश करती हूं। उन्होंने काव्या को चुप कराया और वहां से चली गईं। काव्या ने भी रिया को समझाया। रिया चुप हो गई, लेकिन वह जो महसूस कर चुकी थी उसे समझाना मुश्किल था। जब सलाइन निकाली गई तो एक नर्सिंग स्टाफ ने पूछा, अब कैसा लग रहा है रिया? रिया ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लग रहा है दीदी। नर्स हंसी और बोली, कमाल है तुम्हारी हिम्मत, तुम अकेली ऊपर रह रही थीं। काव्या ने उसे रोककर पूछा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? नर्स थोड़ा झिझकी, फिर बोली, तुम्हें कुछ पता नहीं? उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी, अकेली। 2 साल पहले उसने छत की पानी की टंकी में खुदकुशी कर ली थी। तब से वह कमरा बंद था। इस साल पहली बार खोला गया। वह लड़की हॉस्टल में कई बार दिखी, खासकर ऊपर। रिया और काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। गीला स्पर्श, गीली गद्दी, सीढ़ियों के निशान और वह सफेद चेहरा। रिया को सब समझ आ गया। काव्या को अब भी लग रहा था कि यह वहम होगा। नर्स ने आगे बताया, यह बात सावित्री ताई तक नहीं जानी चाहिए। वादा करो। उसने बताया कि उस लड़की की शादी तय थी। वह एक लड़के से प्यार करती थी। शादी की शॉपिंग हो चुकी थी, लेकिन शादी के दिन लड़के ने मना कर दिया। वह सारा सामान लेकर हॉस्टल आ गई। उस रात उसने शादी के कपड़े और गहने पहने और छत पर चली गई। कुछ लड़कियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। सुबह उसकी लाश टंकी में तैर रही थी। यह सुनकर रिया और काव्या डर गए। रिया ने तुरंत घर फोन किया और उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया।